दुनिया में कई सारे अपराध होते हैं, इनमें से एक ड्रग स्मगलिंग भी है। इस ड्रग स्मगलिंग सिंडिकेट में एक वक्त का बादशाह था पैब्लो एस्कोबार, जिसे किंग पिन ऑफ ड्रग्स भी कहा जाता था। तो यूनिवर्स वी नो में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं एक ऐसी सीरीज को जिसमें हम बात करेंगे और जानेंगे दुनिया के टॉप 10 ड्रग लॉर्ड्स के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली इस सीरीज को फॉलो कर सकें। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं पैब्लो एस्कोबार की कहानी यूनिवर्स वी नो की जुबानी। एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस वीडियो में बताए जाने वाली सारी बात इंटरनेट की दुनिया से ही प्राप्त की गई है। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। पैब्लो एस्कोबार, जिसका पूरा नाम था पैब्लो एमिलियो एस्कोबार गवेरिया, जिसका जन्म दिसंबर 1, 1949 में रियो नेग्रो, कोलंबिया में हुआ था। पैब्लो एस्कोबार एक किसान का बेटा था जिसका नाम था एबल डे जीसस दारी एस्कोबार और इसकी माँ का नाम था हरमिल्डा गवेरिया, जो कि एक स्कूल टीचर थी। पैब्लो एस्कोबार के जन्म के बाद इसकी फैमिली एनविगाडो, कोलंबिया में शिफ्ट हुई। एस्कोबार ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करी और गलत दोस्त और संगतों की वजह से वो जुर्म के रास्ते चलने लगा था। पैब्लो एस्कोबार का बचपन बहुत गरीबी में गुजरा और दुनिया की शान और शौकत दूसरे इंसानों की तरह इसे भी प्रभावित करने लगी। जल्दी से अमीर होने की ख्वाहिश ने इसे क्राइम की दुनिया में शामिल होने में मजबूर कर दिया। क्राइम की दुनिया के शुरुआती दौर में इसके इलीगल एक्टिविटीज थे जाली डिप्लोमास बनाना, स्टीरियो इक्विपमेंट्स की तस्करी करना और टूमस्टोन्स या शमाश शिला चुराकर बेचना। इसके साथ ये गाड़ियां भी चुराया करता था। पैब्लो का जुर्म पहली बार 1974 में पुलिस के नजर में आया और वो पहली बार जेल की सलाखों के पीछे गया था। इसी दौरान कोकेन इंडस्ट्री कोलंबिया में शुरू हुई थी और कोकेन के मेजर उत्पादक शहर थे पेरू, इक्वाडोर और बोलीविया। जेल से आने के बाद एस्कोबार के और दोस्त बने जिन्होंने इसे ड्रग्स की ओर आकर्षित किया। देखते ही देखते ये ड्रग्स स्मगलिंग करने लगा। ड्रग्स के बिजनेस में इतना इन्वॉल्व हो गया था कि इसने 1975 में मेडेलिन कार्टेल को जन्म दिया। ये कोलंबिया में मौजूद एक ड्रग कार्टेल था। इस कार्टेल में उसके पार्टनर्स थे ओचावा ब्रदर्स, जिनके नाम हैं फैबियो ओचावा रेस्ट्रेपो, फैबियो ओचावा वास्कस, जोआन डेविड ओचावा वास्कस और जॉर्ज लुई ओचावा। मेडेलिन कार्टेल ऑर्गेनाइजेशन का पहला हेड था पैब्लो एस्कोबार, जो कोकेन को बनाने और ट्रांसपोर्ट करने का काम करते थे। बात है 1980 के दशक की, जब कोकेन मार्केट को मेडेलिन कार्टेल डोमिनेट कर रहा था, जिससे पैब्लो बहुत ताकतवर बन गया था और पैसे तो जैसे इसके पैर के धूल के बराबर थे। मेडेलिन कार्टेल के निर्माण के बाद जब यह कार्टेल ड्रग मार्केट का सबसे बड़ा कार्टेल बना तो कामयाबी एस्कोबार के कदम चूमने लगी थी। इसके पास इस वक्त तक दौलत, शोहरत सब हासिल हो। 1980 के मध्य तक एस्कोबार तकरीबन $25 बिलियन, जो कि 250 करोड़ डॉलर्स होते हैं, उसका मालिक हो गया। उस वक्त के इंडियन रुपीस की वैल्यू होगी तकरीबन 93,000 करोड़ और आज इसकी वैल्यू का अंदाजा भी बहुत बड़ा होगा। इस वक्त तक एस्कोबार की संपत्ति बहुत बड़ी हो चुकी थी। अब इसके पास तकरीबन 7,000 एकड़ के उतना एक एस्टेट था जिसका नाम था हासिएंडा नपोल्स, जो कोलंबिया में है, जिसकी कीमत $63 मिलियन थी, जिसमें एक आलीशान महल जिसका नाम था ला इस्ला ग्रांडे, जिसमें एक पानी का तट या जिसे वाटर फ्रंट कहते हैं शामिल है, कई स्विमिंग पूल्स, एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड और तकरीबन 300 लोगों के लिए रूम्स भी शामिल थे। और ये भी कहा जाता है इस महल के बाथरूम शावर्स गोल्ड से बने थे। इसके अलावा इस मैंशन में एक फुटबॉल फील्ड, एक डायनासोर के कंकाल से बना स्टैच्यू, बहुत से झील, एक बुल फाइटिंग अरीना, एक एयर स्ट्रिप और एक टेनिस कोर्ट भी मौजूद है। इसके अलावा हासिएंडा नेपोल्स में एक जू भी था जिसमें कई जिराफ, हिपोपोटामस, कैमल्स और बहुत से जानवर मौजूद थे। एस्कोबार ने कार्स का भी कलेक्शन रखा हुआ था, जिसमें शामिल है मर्सिडीज S600 पुलमैन, पोर्शा 356, टोयोटा लैंड क्रूजर, कैडिलैक V8 टाउन सेडान, डिसोटो, सिमका 1000 और पोर्श 911। इतिहास बताता है कि एस्कोबार ने अपने पैसों को रखने के लिए एक आइलैंड भी खरीदा था जिसका नाम था नॉर्मन्स के, जो बहामस में है। एस्कोबार के पास इतना पैसा था कि उसके भाई के अनुसार हर साल 10% चूहे खा जाते या नष्ट हो जाते थे, जिसकी वैल्यू है $2.1 बिलियन और हर महीने तकरीबन $2,500 सिर्फ रबर बैंड्स पे खर्च होते थे। इतनी ऊंचाई की वजह से फोर्ब्स मैगजीन ने एस्कोबार को अपने रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट पे 7वें नंबर पे शामिल किया था। एस्कोबार का एक साम्राज्य बन चुका था जिसमें सोल्जर्स और क्रिमिनल्स भी शामिल थे। ये इतना बड़ा हो चुका था कि वो ड्रग स्मगलिंग सिर्फ रोड पे नहीं बल्कि हवा और पानी के जरिए भी करने लगा। रिपोर्ट्स के अनुसार एस्कोबार के पास 15 प्राइवेट प्लेन्स, 6 हेलीकॉप्टर्स और 2 सबमरीन के साथ एक लेयर जेट भी था।
1980 के दशक के बाद मेडेलिन कार्टेल अपनी ऊंचाइयों में था और अब तक ये दुनिया के 80% कोकेन मार्केट के ऊपर डोमिनेट कर रहा था। पैब्लो एस्कोबार की ऊंचाई अभी आसमान छू रही थी। एस्कोबार इन ड्रग के पैसों से गरीबों की मदद करने लगा। इसने बेघरों के लिए घर, बच्चों के लिए पार्क, फुटबॉल स्टेडियम, हॉस्पिटल, स्कूल और चर्चेस बनाए, जिस वजह से वो गरीबों का मसीहा बन गया और लोग इसे रॉबिन हुड भी कहते थे। पैब्लो के इन कामों की वजह से वो डॉन पैब्लो से एल पैट्रन एल पैट्रिनो बना, जिसका मतलब लोगों की मदद करने वाला है। जब भी कोई इसके खिलाफ खड़ा होता तो एस्कोबार इनको दो विषय से हैंडल करता था, जिसे वो कहता प्लाटो ओ प्लोमो, जिसका मतलब था सिल्वर या लेड। या तो उन्हें पैसे देकर बात खत्म करता या उन्हें ही खत्म कर देता था और कभी कभी तो उसके पूरे फैमिली को भी खत्म कर देता। इसके अच्छे कामों की वजह से जनता भी इसका साथ देती थी। इस वक्त के दौरान वो कोलंबिया के पॉलिटिकल पार्टी को भी सपोर्ट कर रहा था, जिसका नाम था लिबरल पार्टी ऑफ कोलंबिया। साल था 1982 जब वो कोलंबियन कांग्रेस में शामिल हुआ, जिस वजह से कोलंबियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी मिला। इसकी पॉलिटिकल जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बना मिनिस्टर ऑफ जस्टिस रॉड्रिगो लारा बोनेला, जिसने एस्कोबार के क्रिमिनल एक्टिविटीज का पर्दाफाश किया था और इसी ने एस्कोबार के 1976 अरेस्ट के मामले को भी सामने लाया था। इन सारे बातों की वजह से उस वक्त के लिबरल पार्टी के लीडर लुई कार्लोस गैलन ने एस्कोबार को पार्टी से एक्सपेल कर दिया और जनवरी 1984 पॉलिटिकल लाइफ से एस्कोबार ने रिटायरमेंट ले ली। इसके 3 महीने बाद रॉड्रिगो लारा बोनेला की मृत्यु हो गई। इस वीडियो के दौरान में हमने 1976 के बारे में मेंशन किया था, क्योंकि एस्कोबार 1976 में भी अरेस्ट हुआ था जब ये और इसके साथी इक्वेडोर से कोलंबिया आए थे ड्रग्स के साथ। फिर जब ये जेल से बाहर आया तो उसने पहले उन पुलिस वालों को मारने का ऑर्डर दिया जिसने इसे अरेस्ट किया था। इस मामले के बाद कोलंबियन अथॉरिटीज के लिए पैब्लो के करीब भी जाना इम्पॉसिबल हो चुका था, लेकिन कोलंबियन गवर्नमेंट के ऊपर यूएस गवर्नमेंट द्वारा दबाव बढ़ने लगा कि वो एस्कोबार को प्रत्यार्पण या एक्स्ट्राडिट करे और उसके इस ड्रग कार्टेल का सर्वनाश करे। कुछ साल इसी तरह गुजरने लगे। अब साल था 1983 जब कोलंबियन गवर्नमेंट ने पूरी तरह से पैब्लो को पकड़ने का प्रयत्न किया और शुरू हुआ एक चूहे बिल्ली का खेल। पैब्लो अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा। पैब्लो जब गवर्नमेंट से भागने लगा तो उसने और उसके साथी जॉर्ज ओचावा ने कोलंबियन गवर्नमेंट को एक ऑफर सजेस्ट किया कि अगर उसके पूरे चार्जेस हटा दिए जाएं और वो एक्सट्रेडिशन से मुक्त है तो वो कोलंबियन गवर्नमेंट पे रहने वाले कर्जों को पूरा कर देगा, जिसका अमाउंट तकरीबन 9 से 10 बिलियन डॉलर्स का था। लेकिन कोलंबियन सरकार ने इस बात को मना कर दिया। इसके बाद वो और भी गलतियां करने लगा, जिसमें से सिर्फ पुलिस वालों को मारने का केस था पूरे 250। ये सिर्फ एक रिपोर्ट के द्वारा बताया जाता है। एस्कोबार ने अपना साम्राज्य बचाने के लिए बताया जाता है कि 1989 में नागरिकों से भरा प्लेन को बॉम्ब से उड़ाया था और ये भी बताया जाता है कि उसने प्रेसिडेंट की बेटी को भी किडनैप किया। और साल गुजरने लगे। अब वर्ष था 1991। पैब्लो ने कोलंबियन और यूएस गवर्नमेंट से अपने लॉयर्स के द्वारा बात की और कहा कि वो अपनी पूरी गलतियों की सजा के लिए मंजूर है, लेकिन उसने कहा कि वो आम लोगों की तरह एक नॉर्मल प्रिजन में नहीं रहेगा, बल्कि उसने जो प्रिजन बनाया है जहां वो अपने दुश्मनों को लाकर टॉर्चर करता था वहां रहेगा, जिसका नाम था ला कैथेड्रल। लॉयर्स द्वारा बात होने पर यूएस और कोलंबियन गवर्नमेंट ने एस्कोबार को 5 साल की सजा सुनाई, जिसमें वो अपने ला कैथेड्रल प्रिजन में रहेगा। ला कैथेड्रल प्रिजन दूसरों के लिए जेल था, लेकिन एस्कोबार के लिए एक वेकेशन से कम नहीं, जहां पे एक वाटरफॉल, जकूजी, बार और एक फुटबॉल फील्ड भी था और ये उस प्रिजन में रहते रहते अपना काम भी कर रहा था। इस बात की भनक यूएस सरकार को हो चुकी थी और 1992 में यूएस सरकार ने फैसला लिया कि एस्कोबार को सब नॉर्मल क्रिमिनल्स की तरह एक नॉर्मल प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया जाए। एस्कोबार को जब पता चला कि उसे नॉर्मल प्रिजन में शिफ्ट किया जा रहा है तो वो वहां से फरार हो गए और पुलिस इसकी तलाश में लग गई। 1992 से उसका भागना फिर शुरू हुआ और खत्म हुआ 1993 में। इस दौरान वो अपने और अपनी फैमिली के बचाव के लिए भागता रहा। रिपोर्ट्स बताते हैं कि 1992 से 1993 तक वो अपनी फैमिली के साथ कई जगह में छुपा रहा और अपने रहने की जगह को वो हर 48 घंटे में बदलता रहा। इसी समय की बात है जब वो अपनी फैमिली के साथ मेडेलिन माउंटेन साइड में छुपा रहा तो उसकी बेटी मैनुला की तबीयत खराब हो गई ठंड की वजह से और गर्मी के लिए उसने बिना सोचे समझे अपने पास मौजूद $2 मिलियन कैश को जला दिया, लेकिन वो ज्यादा देर छुप नहीं पाया। बात है 1 दिसंबर 1993 की, जब वो अपने एक हाइडआउट में अपना 44th बर्थडे मना रहा था। कोलंबियन सिक्योरिटी
फोर्सेस ने यूएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एस्कोबार की जगह को पता किया और पुलिस ने 2 दिसंबर 1993 को स्टीव मर्फी और हावियर पीना, जो कि एक्स DEA ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी के ऑफिसर्स थे, इन्होंने सडन से इसकी जगह में छापा मारा। पुलिस का ये छापा एस्कोबार को पता चला और वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। उसने पुलिस पर गोलियां भी चलाई। अपने बचाव के लिए उसने बहुत कोशिशें भी की। आखिर इस चेस का अंत हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार तो एस्कोबार का एनकाउंटर हुआ, लेकिन बात तो ये भी कही जाती है कि एस्कोबार ने अपनी खुद की जान ले ली। एस्कोबार के जाने के बाद मेडेलिन कार्टेल की ताकत कम हो गई उसके दुश्मन कार्टेल के मुकाबले में, जो था काली कार्टेल, जो कोलंबियन गवर्नमेंट पे डोमिनेट कर रहा था। एस्कोबार के बाद बहुत जल्द काली कार्टेल भी खत्म हो गया। बात ड्रग कार्टेल की हो या ना हो, लेकिन एस्कोबार को आज भी कोलंबिया के लोग एक मसीहा के रूप में याद करते हैं। एस्कोबार और उसके साम्राज्य के बारे में कोलंबिया के किताबों में, मूवीज और टेलीविजन सीरीज में भी बताया गया है। आज भी ड्रग एम्पायर का नाम आता है तो पैब्लो एमिलियो एस्कोबार गवेरिया को याद किया जाता है। इंसान तो खत्म हो गया, लेकिन उसके अच्छे और बुरे काम आज भी दुनिया में बात किए जाते हैं। तो इसी बात पे खत्म होती है पैब्लो एस्कोबार की कहानी और इसी के साथ साथ हम पहुंच चुके हैं वीडियो के एंड पर। इस सीरीज के अगले वीडियो में देखेंगे क्रिस्टोफर कोक के बारे में, जो जमाइका का ड्रग लॉर्ड था। तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे इस सीरीज को आगे भी आप देख सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर ऐसे ही किसी ड्रग लॉर्ड के बारे में आप भी जानते हैं तो कमेंट में बताएं, हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिवर्स वी नो।